देखिए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, साहू जी महाराज जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की धरती है। महान धरती है ये। बिरसा मुंडा जी की, टंटिया मामा, राघोजी भागरे, गुलाम महाराज जी की, उनके संघर्ष की, उनके सिद्धांतों की धरती है। इस धरती का एक बहुत गहरा महत्व है हमारे देश की संस्कृति में, हमारे देश की राजनीति में, और हमारे देश की एक तरह से हमारे देश की आत्मा में। जो आज हमारा देश है, एक लोकतंत्र है, हमारा मजबूत संविधान है, इसकी नींव इन्हीं की सोच से डली है, इन्हीं के कार्यशैली से डली, और ये इस महान इतिहास से एक मार्गदर्शक धरती रही है महाराष्ट्र की। राजा विक्रमादित्य शाह गोंड जी, रानी दुर्गावती बाई जी, बापूराव शेडमाके जी, पूर्व सीएम मारोतराव कन्नमवार जी, श्री वसंतराव नायक जी, सुधाकर राव नायक जी, इन सब की कर्मभूमि है। मैं जब अपना भाषण तैयार कर रही थी, मैं सोच रही थी कि इतने सारे महापुरुष हैं, इतनी महान महिलाएं आपके प्रदेश की गिनती भी नहीं हो सकती उनकी, और अगर सबके नाम पढ़ती तो मैं कम से कम 5 मिनट के लिए सिर्फ उन महापुरुषों के नाम पढ़ती जिन्होंने हमारी आजादी में की लड़ाई में भूमिका दी, जिनकी लड़ाई से, जिनके संघर्ष से आज हम आजाद हैं। तो ये आपकी धरती है, इसने मार्गदर्शन दिया है पूरे देश को, हमेशा नींव डाली है देश के संविधान की। धार्मिक कट्टरता के विरोध विचारधारा की धरती है। समानता, एकजुटता यहीं से उभरी है। और सबसे बड़ी शक्ति मेरी बहनों आपकी है, सबसे बड़ी शक्ति। ये कभी मत समझो कि आप कमजोर हो। इस देश की आधी आबादी हो, कमजोर नहीं हो, इस देश की शक्ति हो, इस देश के भविष्य को बनाने वाली हो। बच्चे तुम पालती हो, उनका परवरिश तुम करती हो, पूरे परिवार की सेहत, पूरे परिवार का खाना, पूरे परिवार के लिए सारा काम तुम करती हो, आखिर में तुम सोती हो। ये देश तुम्हारा है, बशर्ते अपनी शक्ति को समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो। ये समझो कि इस देश की महिला इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जिस दिन खड़ी हो जाओगी और किसी के बहकावे में नहीं आओगी, जिस दिन कोई आपको बोले कि चुनाव के पहले लो 1500 रुपए दो, और उसके बहकावे में नहीं आओगी और उसके आधार पर वोट नहीं डालोगे, लेकिन अपने आधार पर वोट डालोगे कि अपना जीवन क्या है, कि अपने बच्चों की क्या परिस्थिति है, उस दिन से आपके जीवन में बदलाव आएगा। हमारी कुछ गारंटियां हैं महाविकास आघाड़ी की। आपको याद होगा कि कपास का रेट कितना होता था कांग्रेस के समय में, 8,000 रुपए मिलते थे, अभी 6,000 रुपए हैं। कपास का आयात करके आपके कपास का दाम घटाया है। ये हैं इनकी नीतियां। 10 सालों से सोयाबीन का रेट का जो दाम है वो बढ़ा नहीं है। कांग्रेस के समय में 7,000 8,000 रुपए होता था, आज 4,100 रुपए है। तो आप ही सोचिए कि आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे हट रहे हैं। किसानों की कमाई बढ़नी चाहिए समय के साथ, वो घटती चली जा रही है। प्याज का निर्यात बैन कर दिया, बैन हटाया क्योंकि आप लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, बैन हटाया, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, 50 लाख टन फसल बर्बाद हुआ। दूध के उत्पादक जो किसान हैं उनको सही दाम नहीं मिलता।
संतरे के निर्यात पर ड्यूटी बढ़ा दी, खेती का सामान सब महंगा हो गया है, आज हर चीज पे जीएसटी है। तो आप बताइए आगे कैसे बढ़ेंगे? आप सब जानते हैं कि यहाँ के संतों ने हमेशा एकजुटता की बात की, और हमारे देश की जो राजनीति है वह भी उसी एकजुटता पर ही बनी है कि ये देश एक रहेगा तभी हम अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। कभी भेदभाव नहीं हुआ, कभी सरकारों ने ये नहीं कहा कि भाई हम सिर्फ एक प्रदेश का विकास करेंगे या सिर्फ एक इलाके का विकास करेंगे, क्योंकि जितने भी नेता रहे उन सब नेताओं ने हमेशा सोचा कि जो हमारा संविधान है उसने जो शक्ति दी है जन जन को, उस जन जन का प्रतिनिधित्व पूरे देश भर में होना चाहिए। तो बड़े बड़े उद्योग बने, पंडित नेहरू जी ने लगवाए, इंदिरा जी ने लगवाए, उसके बाद भी लगे। तो सिर्फ एक प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में लगे। बड़ी बड़ी संस्थाएं, एम्स जैसे बड़े अस्पताल, आईआईएम, आईआईटी, बड़ी नहरें, बड़े बांध पूरे देश भर में लगे। आज स्थिति क्या है कि भेदभाव हो रहा है महाराष्ट्र के साथ। जो यहां पे इंडस्ट्रीज लगनी थी, जो बड़े बड़े उद्योग लगने थे, वो आस्ते आस्ते यहां से बाहर जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहां से इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां, सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आ रहा था, वो चले गया गुजरात। एयरबस का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आ रहा था, वो भी गुजरात चले गया। सैफरन प्रोजेक्ट आ रहा था, वो भी गुजरात चले गया। बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट, वो भी प्रदेश से बाहर चले गया। तो जितने रोजगार बनने थे, जितनी इंडस्ट्री आनी थी, वो आस्ते आस्ते महाराष्ट्र से बाहर चली जा रही है। लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश यहां से हटा है। 8 लाख नौकरियां महाराष्ट्र से बाहर चली गई हैं। 6000 से ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं। ये आज महाराष्ट्र की स्थिति है। बड़े बड़े नेता आते हैं भाजपा के, शिवाजी महाराज जी का नाम लेते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, साथ साथ शिवाजी महाराज जी का अपमान भी हो रहा है। उनकी प्रतिमा का शिलान्यास 7 साल पहले मोदी जी ने लगवाया। किसी ने पूछा क्या हुआ? वो प्रतिमा बनी ही नहीं। आस्ते आस्ते उसका काम बंद किया गया, उसका निर्माण ही बंद हो गया। संसद के बाहर उनकी प्रतिमा थी, वो हटाई गई। सिंधुदुर्ग की जो प्रतिमा बनी, उसकी हालत देखिए, दह गई। इतना भ्रष्टाचार था कि उसके बनाने में भी भ्रष्टाचार किया। लेकिन हां, मंच पर नाम जरूर लेंगे। असली सम्मान नहीं है। महाराष्ट्र में 4 लाख आदिवासियों ने एफआरए के क्लेम लगाए हैं। 2 लाख क्लेम इसमें से रिजेक्ट हो गए हैं, वापस कर दिए गए हैं। पूरे देश में 22 लाख आदिवासियों की जमीन पे क्लेम है, वो नकार दी गई है। तो आपका जमीन पे जो आपका हक है वो कमजोर किया जा रहा है। मुझे मालूम है कि यहाँ पे वो सिकल सेल एनीमिया जो है, उसकी वजह से काफी परेशानियां हैं आपकी। महाराष्ट्र में 16,000 से ज्यादा मरीज और ज्यादातर आदिवासी समुदाय के हैं। 4,000 मरीज अकेले गढ़चिरौली के हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। ये बड़ी बड़ी बातें जो मोदी जी, उनके मंत्री जी करते हैं आपके सामने, ये सिर्फ बातें ही रह गई। स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, तो कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने देखा और बहुत दुख हुआ इसे देख के कि मेरे एक आदिवासी भाई अपने बेटे की लाश को 15 किलोमीटर हाथों में लेके चले। अब आप सोचिए बहनें
हम सब माँ हैं, सबके बच्चे हैं। आप सोचिए कि किसी पे की ऐसी परिस्थिति बन गई, इतनी मुश्किलें लद गई उन पर कि उनकी ये परिस्थिति बनी कि ना एम्बुलेंस मिल रही है, ना स्वास्थ्य की कोई सेवा मिल रही है, अपने बच्चे की लाश को 15 किलोमीटर हाथ में उठा के चल रहा है। और मोदी जी कहते हैं तब सरकारें और थी, आज मोदी है। हाँ, आज मोदी जी हैं और ये परिस्थितियां हैं आपकी, ये समस्याएं हैं इतनी गहरी, इतनी गंभीर कि सामना कर नहीं पा रहे हैं आप। घबराहट हो रही है, कल फिर से हम जाएंगे, काम करेंगे खेती में, क्या पता कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। ये परिस्थितियां बन गई हैं आपकी। मैं मोदी जी को चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर एक बार कह दें कि जाति जनगणना करेंगे। एक बार कह दें कि ये जो 50% की सीमा है आरक्षण की, वो हटा देंगे। हिम्मत करें। मेरे भाई का एक मंत्र है, डरो मत। मोदी जी डरिए मत, हिम्मत करिए, कह दीजिए कि आपकी सच्चाई क्या है, कि आप डरते हैं इस बात से कि आपने देखा कि जाति जनगणना के लिए कितना समर्थन था इस देश में कि आप चुनाव हारते हारते निकल आए, डर गए, इसीलिए आज आप ये बातें कर रहे हैं, वरना 10 सालों में आपने क्या किया है इसके बारे में है। इनकी बातों में गहराई नहीं है, सिर्फ नारेबाजी है, बड़े बड़े नारे देते हैं। एक है तो सेफ है। सेफ अंग्रेजी का शब्द है, इसके 2 मायने होते हैं अंग्रेजी में। एक तो होता है सेफ जो सुरक्षित होता है, दूसरा होता है सेफ जो तिजोरी होती है। और पूरा देश जानता है मोदी जी कि आपके राज में एक ही सेफ है, अडानी जी, और वही अडानी जी आपकी तिजोरी भी रखते हैं। इनके राज में ना किसान सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, ना मेरी बहनें सुरक्षित हैं, ना यहाँ के उद्योग सुरक्षित हैं। क्या सुरक्षित है? सिर्फ खोखले नारे देते हैं, चुनाव के समय आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव के बाद कुछ होता नहीं है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस की सरकारों को देखिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी, हमने गारंटी दी, हमने कहा चुनाव के बाद हम इन गारंटियों को आपको गारंटी देते हैं, हम ये चीजें करेंगे। आप कर्नाटका में फोन लगाइए, तेलंगाना में फोन लगाइए, हिमाचल में पूछिए, जो गारंटी हमने दी वो चुनाव के 1 दिन बाद से लागू होनी शुरू हुई। यहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बघेल जी से पूछिए, जब इनकी सरकार बनी थी तो कांग्रेस ने ये कहा था कि किसानों के कर्ज माफ करेंगे। बघेल जी, सच है कि नहीं कि 24 घंटों के अंदर अंदर आपने किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया? 24 घंटों के अंदर अंदर। तो जो हम कह रहे हैं वो एक जमीनी बात है, वो सच्चाई की बात है। हम कहते हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे, तो चुनाव के बाद जैसे ही सरकार बनती है वो काम शुरू हो जाता है।